नमस्कार आप सभी को। मैं योगेश पोपट, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल सांवेर रोड इंदौर। आज के टाइम पे जो कोविड के कारण जो हमारी स्टडीज में इफेक्ट हुआ है बच्चों की, उस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने यूट्यूब पे देखी और मैं ये प्रयास कर रहा था कि मैं इसको अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स तक पहुंचाऊं, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम उस पर विचार करें। तो बहुत छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको इस स्टोरी को समझने में आसानी होगी। ये अगर आप स्टोरी देखें तो इसमें मैंने नाम दिया हुआ है स्टडी एंड कोविड। अब इसको हम समझेंगे अभी कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, जिसको मैं रिलेट करने का प्रयास करूंगा इस स्टोरी के थ्रू। तो स्टोरी कुछ ऐसे बढ़ती है कि कुछ एक गांव में कुछ किसान रहते हैं जो अपने खेत जोत के और बीज बो के और फसल उगा के अपना गुजारा करते हैं। अब एक बार क्या होता है कि इंद्र भगवान जो है वो इन किसानों से नाराज हो जाते हैं किसी कारणवश। तो वो ऐसा श्राप अभी देते हैं किसानों को कि 12 वर्षों तक आपके यहाँ वर्षा नहीं होगी आपके गांव में। इस चीज को सुन के किसान जो है काफी दुखी होते हैं और इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा ना करें। तो इंद्रदेव जो है इन सारी चीजों का जो श्रेय है वो शिव जी को दे देते हैं और इंद्रदेव ऐसा बोलते हैं कि शिव जी जब अपना डमरू बजाएंगे 12 वर्षों के बाद, तब जाके आपके गांव में वर्षा होगी। अब शिव जी जो है उनसे इंद्रदेव पहले ही जाके मिल लेते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप भी जब किसान आपसे मिलने आए तो आप भी वही शब्द बोलें जो मैंने बोले हैं और आप मेरा साथ दें। तो शिव जी भी इस चीज से सहमत हो जाते हैं। किसान जो है वो काफी दुखी होते हैं, सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं हो रही है, आदमी खाएगा क्या, परिवार को क्या खिलाएगा, क्या होगा। इस चीज से चिंतित होकर जो किसान है वो काफी दुखी हैं और वो शिव जी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, कैलाश पर्वत पे जाते हैं और उनसे बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं। और शिव जी जो है, जो कि पहले ही इंद्रदेव से वार्तालाप कर चुके थे, और शिव जी ने वही जवाब दिया जो इंद्रदेव ने दिया था कि भाई 12 वर्षों के बाद जब मैं डमरू बजाऊंगा तब आपके गांव में वर्षा होगी। इस चीज को लेके किसान फिर से दुखी हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि वर्षा हो तो हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाए। किसान सारे जब वापस आ जाते हैं, उनकी बात वहां पे बनती नहीं है, तो वो सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसमें से एक किसान जो है वो वापस से खेत पे आता है और अपना काम फिर से चालू कर देता है। वो बंजर भूमि पे वापस से बीज डालने का प्रयास करता है और उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास करता है, फिर से खेत जोतता है। इसको देख के जो बाकी के किसान हैं वो इस किसान को बेवकूफ समझते हैं। वो बोलते हैं कि जब हमको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा ही नहीं होनी है, तो हम खेत जोत के क्या करेंगे। तो किसान का ये जवाब रहता है कि अगर मैं 12 वर्षों तक खेत ना जोतूं और कुछ भी काम ना करूं, तो मैं बिल्कुल नाकारा हो जाऊंगा और 12 वर्षों के बाद मुझे खुद नहीं ये समझ में आएगा कि मैं खेत को जोतूं कैसे, और मैं खुद आलसी हो जाऊंगा। इसको सुन के जो बाकी उनके मित्रगण रहते हैं वो हंस के चले जाते हैं और किसान जो है वो एक इकलौता किसान जो है अपना काम करते रहता है। इसको देख के जो पार्वती माता है वो काफी आश्चर्यचकित होती हैं, प्रसन्न भी होती हैं और वो जाती हैं शिव जी के पास और फिर उनसे वार्तालाप करती हैं कि हे शिव जी, ये जो किसान है वो अपना काम वापस से निरंतरता के साथ, मेहनत के साथ कर रहा है। ये भी संभव है कि आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाओ 12 वर्षों में। तो शिव जी भी इस बात को सुन के थोड़ा सा विचार करते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं एक बार डमरू बजा के देख ही लेता हूँ, कहीं मैं ना भूल जाऊं। शिव जी जैसे ही डमरू बजाने का प्रयास करते हैं, डमरू बजाते ही वापस से जो वर्षा है वो होने लगती है उस गांव में और वापस से जो खेत है वो हरे भरे हो जाते हैं। अब इसमें सबसे जो मुख्य पहलू है इस कहानी का वो ये है कि वो जो किसान जो खेत जोत के बिल्कुल तैयार रहता है कि अगर वर्षा होती है तो मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा, सिर्फ उसका ही फायदा होता है। बाकी जो किसान घर पे बैठ गए थे, जिन्होंने अपने खेत नहीं जोते, जिन्होंने बीज नहीं डाले, उनका खेत जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। वर्षा होती रही, उनको वापस से 3 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ी अपने खेत को उपजाऊ बनाने में।
हमें भी पता है कि लॉकडाउन के कारण जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो पूरे के पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई है। इसको आप अच्छा मानिए या बुरा मानिए, लेकिन अभी कोई दूसरा चारा नहीं है इस ऑनलाइन मोड के थ्रू जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, तो मैं ये सुनने में आता है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो या तो लिखना भूल रहे हैं या भूल गए हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, या फिर जो सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, वो लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। लगातार बैठ के पढ़ने की क्षमता जो है, वो कम होते जा रही है। तो उन बच्चों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी भी जो हालत है, वो उन किसानों की तरह हो जाएगी, जिन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था, बीज बोना बंद कर दिया था। क्योंकि ये जो 2 साल, 3 साल का जो भी समय होगा इस कोविड के कारण, वो तो बिल्कुल हम निकाल ही लेंगे मिल-जुल के। लेकिन उसके कारण जो नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं पेरेंट्स से ये निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों की तरफ थोड़ा-सा उनको इंसिस्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको कुछ कहानियाँ सुनाएँ, उनसे बात करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो समय है, वो बच्चा घर पे बिता रहा है। हम स्कूल की तरफ से हर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी ऑनलाइन कक्षाओं को जितना बेहतर तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो पाए, हम कर पाएँ, सारी एक्टिविटीज़ हम करा पाएँ, सारे कॉम्पिटिशन्स हमने कराए हैं अभी तक, पिछले साल भी कराए थे, इस साल भी करा रहे हैं। और हमारा प्रयास जो है वो निरंतर रहेगा। आपसे बस एक छोटा-सा निवेदन है कि आप थोड़ा-सा अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उनको थोड़ी-सी गाइडलाइंस दें। हमारी जहाँ ज़रूरत पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा और आपका जो टारगेट है, वो बच्चे का भविष्य है। छोटे स्टूडेंट्स को लेके कई बार मैं पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनता हूँ कि भई अभी नर्सरी केजी 1 में है, अभी नहीं भी डालेंगे स्कूल में तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सारे लोगों से कि 3 महीने का जब बच्चा होता है, तो 3 महीने का जो वैक्सिनेशन एक उसका कार्ड बनता है, पूरे 15 साल, 18 साल का, उसमें अगर 3 महीने का वैक्सिनेशन जो है, वो 5 महीने में कभी भी कोई पेरेंट्स या कोई भी माता-पिता नहीं कराएँगे। वो बिल्कुल भरसक प्रयास करते हैं कि जिस टाइम पे वो वैक्सिनेशन होना है पर्टिकुलर, उसी टाइम पे जाके उसका वैक्सिनेशन हो, क्योंकि उसके बाद या उसके पहले कराने से उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी इस वैक्सीन की तरह है। 3 साल में एक नर्सरी के बच्चे का या 5 साल में केजी 2 के बच्चे का जो मोटर स्किल, जो सेंसरी डेवलपमेंट, जो मेमोरी माइंडसेट डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो अगर उस एज में नहीं हुआ, तो आगे जाके उस चीज़ को समझने के लिए, उन डेवलपमेंट्स के लिए आपको 3 गुना, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे समय भी बर्बाद होगा, रिसोर्सेज़ भी बर्बाद होंगे और बच्चे की साइकोलॉजी भी बर्बाद हो सकती है। तो मेरा आपसे ये छोटा-सा निवेदन है कि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हम ऑनलाइन मोड के थ्रू करा रहे हैं, इसमें बच्चे को मोटिवेट करें, उनको पार्टिसिपेट करवाएँ और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो हमारे बच्चों की भी जो स्थिति है, वो अनफॉर्च्यूनेटली कहीं उन किसानों की तरह ना हो जाए, जो वर्षा नहीं होगी करके उन्होंने अपने खेत नहीं जोते, उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस थोड़ा-सा और कमिटमेंट अगर हो पूरा, तो सक्सेस जो है वो मिलनी ही है। और अगर इन तीनों चीज़ों से अगर हम अभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आगे भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे जो 2 फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ से हाथ जोड़ के चलेंगे तो ये समय भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमें प्रयास करना है कि हम बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर पाएँ इन एडवर्स सिचुएशंस में। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।